हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 का जो पेपर हुआ है उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है। आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो आपको बताना है डीएनए और आरएनए के रिगार्डिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन है डीएनए पोजेस अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, डीएनए पोजेस अ डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर एंड कंटेन थायमीन एज वन ऑफ द फोर बेसेस। तो ये बात सही है। डीएनए के पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसमें 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट मैच होगा इन ऑर्बिटल्स के साथ। तो अगर n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 है तो ये आपका हो जाएगा 2p, ये आपका a हो गया। अगर आपका n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है तो ये आपका हो जाएगा 4s, तो ये ऑप्शन बी है आपका। अगर n का वैल्यू 5 है और l का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 5s, तो ये आपका ऑप्शन सी है। और अगर n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 2 है तो ये आपके पास हो जाता है 3d, तो ये आपका ऑप्शन डी है। तो 2p कहाँ मैच हो रहा है, a मैच हो रहा है 2 के साथ, 4s b मैच हो रहा है 3 के साथ, c मैच हो रहा है 4 के साथ और d मैच हो रहा है 1 के साथ। तो कौन सा ऑप्शन है, a2 b3 c4 d1। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लसाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड टू। तो लसाइन टेस्ट में हम क्या करते थे, हम एक कैपिलरी लेते हैं और उस कैपिलरी में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें सोडियम मेटल डालते हैं और इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो कोवलेंट कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपके पास मान लीजिए सोडियम है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर उसके अंदर नाइट्रोजन है तो ये इसको हीट करने पर एक आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे जो रिएक्शंस है वो काफ़ी फास्ट होती हैं। तो यही पर्पस होता है लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाने का, ताकि आपका कोवलेंट कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाए, आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपको बताना है द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड डार्क एंड कोल्ड कंडीशंस। तो ये बहुत बेसिक रिएक्शन है एनसीईआरटी का, कि जब बेंजीन को 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड डार्क एंड कोल्ड कंडीशन, तो वी गेट C6Cl6। तो आपको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन एक्स। तो कितने क्लोरीन एटम आ रहे हैं आपके पास, 6 क्लोरीन एटम फर्स्ट केस में आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी का, जिसमें आपके पास बनता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर आपके पास कितने क्लोरीन एटम आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपके पास 6 क्लोरीन एटम आ रहे हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस में आपके पास कितने क्लोरीन एटम आ रहे हैं, 6। तो आंसर इज 6 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्स और वाई। अच्छा, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको बेंजीन दिया गया है, ये अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन है, ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जब आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3। उसके बाद ये आपका W बन चुका है,
ये जो W है इसका फर्दर नाइट्रेशन किया जा रहा है। तो अगर आप इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका ग्रुप बैठा हुआ है ये प्लस एम ग्रुप है, और अगर प्लस एम ग्रुप बैठा हुआ है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, ऑर्थो और पैरा करेक्टिंग। तो एक बार नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये आपका एक एक्स बन जाएगा, और एक बार आपका नाइट्रो ग्रुप कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पर। अब आप जानते हैं कि जो ऑर्थो और पैरा होते हैं आपस में आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो आप कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू सेपरेट these two isomers having difference in their boiling point. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आप जानते हैं ClF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ClF3 की हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। शेप की बात करें, शेप होती है टी शेप। नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो वी आर हैविंग 2 लोन पेयर्स। तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है इट हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है 3 लोन पेयर है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद कहा जा रहा है इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इट हैज टी शेप ज्योमेट्री, तो टी शेप ज्योमेट्री नहीं है। इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर और क्लोरीन एटम, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री एंड 2 लोन पेयर और क्लोरीन एटम, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट से आप फिनोलिक ग्रुप को टेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with current 1.5 ampere, the mass of copper deposited at cathode। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली ये फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन दिया गया, फाराडे फर्स्ट लॉ का, जिसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू Z। तो Z होता है आपके पास एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपको 63 लेना है, दिया गया है क्वेश्चन में, अपॉन NF 2 × 96500 इंटू करंट आपको दिया गया है 1.5 और टाइम आपको 10 मिनट्स दिया गया है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट विल 10 × 60। यहाँ पर आप डेसिमल हटा लें, 10 से 10 कट जाएगा आपका, यहाँ से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा। तो यहाँ पर अगर आप और कटिंग करें इसकी तो 5 3 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 3 जा। तो अब आपके पास ऊपर लगभग हो चुका है 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54 और 2 56 और नीचे आपके पास कितना बचता है, नीचे आपके पास बचता है 193। तो अगर आप इसको करेंगे तो लगभग आपके पास ये 193 है, तो 2 से जाएगा ये 2 386 2 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, तो आंसर इज 2.4036। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड दिए गए हैं और आपको उनका कैटालिटिक रोल बताना है। तो V2O5 इज वेरी कॉमन यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा बनता हुआ। तो प्रेपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2, तो A मैच हो रहा है 3 के साथ। आयरन इज ऑल्सो वेरी कॉमन, हेवर्स प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो B मैच हो रहा है आपका 1 के साथ। तो वैसे अगर आपके 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर अगर वही बात करें हम PdCl2 की, तो ये आपका यूज होता है बेकर्स प्रोसेस में। बेकर्स प्रोसेस में क्या होता है, इथाइन से एल्डिहाइड बनता है, इथेनॉल बनता है, इथाइन से इथेनॉल बनता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, तो ये आपका मैच हो रहा है इसके साथ। और बचा निकल, तो निकल यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। तो A मैच हो रहा है 3 के साथ, B मैच हो रहा है 1 के साथ, A3 B1
सी मैच हो रहा है 4 के साथ, डी मैच हो रहा है 2 के साथ, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, आपको उनका शेप और ज्योमेट्री बताना है। तो आपको पता है यहाँ पे प्लेटिनम आ गया। प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पर सारे ही लाइगेंड कैसा बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इनर ऑर्बिटल यूज होगा, इनर ऑर्बिटल यूज होगा तो उसकी एवरेशन हमेशा DsP2 बनेगी। DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर, तो ये मैच होगा आपका स्क्वायर प्लेनर के साथ। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर आपका ऑक्टाइडल ज्योमेट्री आने वाला है। NiCl4, तो Cl यहाँ पर वीक फील्ड लाइगेंड है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। और CO5 तो ये बनेगा ट्राइगोनल बायपिरामिड। तो आपका A मैच हो रहा है 3 के साथ, तो A मैच हो रहा है 3 के साथ, B मैच हो रहा है 1 के साथ, B मैच हो रहा है 1 के साथ, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है। द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107, तो 1 को अन बोलते हैं, नील बोलते हैं, 0 को, 7 को बोलते हैं सेप्ट EM, तो ये आपका सही है, करेक्ट हो जाएगा ये। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम आर +3 एंड 6, तो कोवलेंसी की बात करें तो 6 एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ वो कनेक्टेड है, तो कोवलेंसी 6। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यस, अगर आप वो फाइंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि x + -1 वाटर इज 0 इक्वल टू +2, तो x इज +3, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है आपका, ये भी करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट बताना है। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशी अमंग द Mg Mg2+, Al3+ आर एल्यूमिनियम एंड Mg2+, तो ये बात आपकी गलत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कटायंस होते हैं उनका साइज पेरेंट एटम से हमेशा छोटा ही होता है, तो एल्यूमिनियम छोटा नहीं हो सकता। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशी अमंग लार्जेस्ट बताना है, तो आपको सब में ही कंपेयर करना है। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा होने वाला है, तो आपका एल्यूमिनियम लार्जेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका यहाँ पे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट, द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रेफर टू एज डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये बात बिल्कुल सही है। लिथियम की काफी केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से सिमिलर होती हैं बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, given below is an expression for the rate constant of a first order reaction occurring at a certain temperature T, तो ln k equals to this दिया गया है, आपको एक रिलेशन दिया गया है। आपको बताना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी किलो कैलोरीज पर मोल में, तो ठीक है, आप जानते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन होती है आर्हेनियस इक्वेशन, ln k equals to ln a - EA/RT। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको सीधा सीधा किसका वैल्यू मिल जाएगा, EA/RT का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू EA/RT इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.25 इंटू 10⁻⁴। बट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो वैल्यू आपके पास होती है जूल पर मोल होती है, सॉरी ये कैलोरीज पर मोल में आएगा आपके पास। डिपेंड करता है कि आप आर का वैल्यू क्या ले रहे हैं, तो आर का वैल्यू आप कैलोरीज में ले रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर भी कैलोरीज में आने वाला है। अच्छा, अपॉन में टी भी है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी में ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर का वैल्यू लगभग 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब आपको कहा गया है कि आपको आंसर किलो कैलोरी में देना था, तो ये तो कैलोरीज में आ रहा है आंसर, तो डिवाइड बाय 1000, 10⁻³ कट जाएगा, तो लगभग आपका अप्रॉक्सीमेट 25 के आसपास आंसर आ रहा है, 25 किलो कैलोरी पर मोल, तो आपका ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. Okay, the color change that is observed at an alkaline pH, तो आपको पता है जो phenolphthalein होता है वो एसिड में तो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन था वो पहले कलरलेस था, उसके बाद कैसा हो जाएगा, जैसे ही अल्कलाइन पीएच होगा वैसे ही वो पिंक हो जाएगा इक्वलेंस पॉइंट पर, तो कलरलेस टू पिंक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी रिएक्शन है कि आपका मीथेन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है
एट 1273 केल्विन, तो ये आपको बना कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको सिंथेसिस गैस के नाम से भी जाना जाता है, सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है और वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको बताना है कि ये जो पहला कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर आपके पास, तो इसमें आप कौन सा रिएजेंट यूज करने वाले हैं। तो अगर पहले इस चीज को आप देख पा रहे हैं तो दिस इज क्यूमीन, क्यूमीन से बन रहा है फिनोल। तो ये भी एनसीईआरटी रिएक्शन है। तो आपको पता है फिनोल का पहले, आपको क्यूमीन का पहले क्या करना होता है, पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो पेरोक्साइड लिंकेज बनती है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दिया होगा आपको, तो दिस इज ए मैचेस विद 2। उसके बाद आपको दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे बनाया जा रहा है इथेनॉल। तो आपको पता है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया और आपको इथेनॉल बनाना है तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट दिया होगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ये चेक करना पड़ेगा, CH3OH दिया हुआ है। तो होता क्या है बेसिकली कि अगर आप इसकी रिएक्शन देखें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है CH3COOH, और इसमें आप क्या डाल देंगे CH3OH। तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H निकल जाएगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ईस्टर, ईस्टर मिलेगा। इसके बाद आप इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ईस्टर्स का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा और यू विल गेट इथेनॉल, यू विल गेट इथेनॉल। तो सेकेंड कन्वर्जन के लिए बेस्ट कौन है हमारे पास, ऑप्शन 3। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास पहले था प्रोपेन 1 ओल, अब आपके पास बन रहा है प्रोपेन 2 ओल, रीअरेंजमेंट हो रही है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करें तो क्या होगा, सबसे पहले जो आपका CH3CH2OH है, अगर आप इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर बनेगा OH2। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता तो यहाँ से निकल जाएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री बन रहा है, तो अगर यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव CH3। अब इसके बाद आप इसमें क्या डाल रहे हैं, इसकी हाइड्रेशन कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, OH माइनस ग्रुप यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। तो सी कन्वर्जन के लिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बेस्ट है। तो मैच कर ले, इससे आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग रहा है, तो प्रेपरेशन ऑफ फिनोल है फ्रॉम बेंजीन। तो आपको पता है पहले ओलियम डलता है, उसके बाद उसमें NaOH डलता है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो D मैच कर रहा है 1 के साथ, तो A मैच कर रहा है 2 के साथ, B मैच कर रहा है 3 के साथ, और C मैच कर रहा है 4 के साथ, और D मैच कर रहा है 1 के साथ। तो A3B A2B3 C4 A2B3 C4 D1, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स। आपको पता है मेटामर्स कौन दे सकते हैं, जो लिंकेज फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिनके दोनों तरफ आप अल्काइल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, अमाइड हो गया। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, तो जैसे आपके पास पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिथाइल है, यहाँ पर ईथर है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोपाइल है, और यहाँ पर आपके पास इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है। तो यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं अराउंड ईथरल ऑक्सीजन, तो ये भी मेटामर है हमारे पास। बाकी फिर पहले ही आंसर है तो बाकी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। ये आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मेटामर नहीं शो करते। यहाँ पर है आपके पास कीटोन, और यहाँ पर है आपके पास एल्डिहाइड, तो ये फंक्शनल आइसोमर हुए। आपके पास प्रायोरिटी होती है R T
एफ एम सी पी, अगर वो फंक्शनल है तो वो मेटामर नहीं काउंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास OH है, एल्कोहल लिंकेज फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो मेटामर शो नहीं करता। नेक्स्ट आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आपको उसका आइसोमेरिज्म बताना है। तो आपको पता है प्लेटिनम है तो हमेशा DsP2 बनेगा। DsP2 बनेगा तो मतलब स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर है तो ये क्या शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। En होल थ्राइस है तो आप जानते हैं, ये तो IIT में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, कि जो En होता है इसमें आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। तो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करता, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि आप तीनों रिंग को एक साथ बाइसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन 1 के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिंकेज फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। NO2 एक एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, ये N से भी लाइगेट कर सकता है और O से भी लाइगेट कर सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यहाँ पर आपके पास वाटर है, तो यहाँ पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो A मैच हो रहा है 3 के साथ, B मैच हो रहा है 1 के साथ, और C मैच हो रहा है आपका 4 के साथ, और D आपका मैच हो रहा है 2 के साथ। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको यूरिया दिया गया है, तो ऐसा करें, आपको हाइड्रोजन एटम काउंट करने हैं, तो पहले आप मॉलिक्यूल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो। तो यहाँ से आप क्या करें, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लें। गिवन मास है हमारे पास 5.4, यूरिया का मोलर मास 60 हो जाएगा इनटू एवोगैड्रो। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं उसके लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो कितने एटम है यहाँ पर आपके पास, 4 एटम है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 1 जा 15 जा, यहाँ से अगर आप डेसिमल डाउन कर ले तो नीचे एक 10 और आ जाएगा आपके पास। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 8 जा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 18। एवोगैड्रो का वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 10 पावर 23 ओवर 5 इंटू 10। 10 से तो ये कट जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा है, तो 18 6 के 108, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो साइंटिफिक में लेके जाएंगे अगर हम इसको, तो इट विल बिकम 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, लेफ्ट साइड गए 23, तो 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti2 प्लस 3d2। तो आपको यहाँ पे 3d2 दिया गया है। 3d2 का मतलब आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n इंटू n प्लस 2। तो कितना हो जाएगा ये, n का वैल्यू 2 डलेगा, तो अपने पास हो जाएगा ये √2 8 2√2 2 इंटू 1.414, तो 2.828 क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, लगभग ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर आप बात करें, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन R प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ द कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम हैज अ नेगेटिव स्लोप एज शोन। तो आपको पता है किसका ग्राफ है, आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए A0 माइनस AT इक्वल्स टू KT होता है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव स्लोप आ रही है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो जाता है।
नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है, आपके पास एक कंपाउंड P है C8H8O gives a red orange precipitate with 2,4-DNP reagent। अगर ये 2,4-DNP टेस्ट देता है इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड होने वाली है या तो ये कीटोन होने वाली है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। ये होता है 2,4-DNP। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। अगर ये फेलिंग रिएजेंट नहीं रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं, तो इसका मतलब ये कीटोन है। उसके बाद अगर आप इस कीटोन का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, तो आपको एक एरोमेटिक प्रोडक्ट Q मिलता है दैट प्रोड्यूस एफरविसेंस ऑन हीटिंग विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो आप पहला ऑप्शन कीटोन देख लें, कीटोन कहाँ है आपके पास। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया, यानी कि आंसर ये होगा या तो ये होगा। अब आपको पता है कि जो कीटोन होता है उनका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन अगर किया जाता है तो आपको कार्बोक्सिलिक मिलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरविसेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर होने वाला है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो जीरो ऑर्डर होता है उसकी रिएक्शन यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की होती है सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर की होती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, थर्ड की होती है मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ए किसके साथ जा रहा है, ए जा रहा है आपका 4 के साथ, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 1 के साथ, और डी जा रहा है 2 के साथ। 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास मोल पर लीटर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, या फिर टाइम इनवर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। Although +3 oxidation state is most common in lanthanoids, सीरियम स्टिल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। तो आप जानते हैं कि जो सीरियम होता है इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f1 5d1 6s2। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, यानी कि 4f0। 4f14 नहीं होता, इट्स एटॉमिक नंबर इज 61, ये भी रॉन्ग है। आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव in a test tube containing a salt, a few drops of dilute H2SO4 was added, which gave colorless vapors of smell of vinegar। vinegar का smell आ रहा है। The vapors turned the blue litmus paper red, यानी कि एसिडिक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विनेगर की स्मेल सबको पता है एसिटेट आयन की विनेगर लाइक स्मेल होती है, तो इसका आंसर एसिटेट आयन हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिव्स बिलो। तो यहाँ पर आपको एक हाफ सेल दिया गया है, तो पता है आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको एसओपी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है एसओपी अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या रिलेशन हो जाएगा, रिएक्शन लिख ले पहले। क्या होगा यहाँ पे, H2 से बन रहा है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो अगर आप इसका ई सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल तो हाइड्रोजन का 0 होता है, -0.059 अपॉन n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ H+ पावर में 2 आ जाएगा ओवर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है यहाँ पे 2 atm। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ का वैल्यू कितना है हमारे पास, H+ है 0.02। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.0295। यहाँ पर आप log m/n लगा लें तो H+ की वैल्यू 0.02 डल जाएगी। log x पावर a क्या होता है 2 log x, x का वैल्यू डल जाएगा 2 × 10⁻⁻² माइनस log 2। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.0
295 2, ये हो गया log m इंटू n, दैट इज log m, log 2 का वैल्यू 0.3 प्लस log n -2 आगे आ जाएगा, तो -2 हो गया, ये आगे -2 है तो ये हो जाएगा 0.3। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.0295, ये कितना हो गया हमारे पास 1.7, दिस इज 1.7 इंटू 2 करेंगे तो 3.4, 3.4 माइनस 0.3 तो 3.1 के आसपास आ जाएगा, ये 3 ही मान लें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो वी विल गेट अप्रॉक्स 3 5 15, 3 9 27 28, 28, 3 2 6 and 2 8, तो लगभग वी विल हैव -0.0885। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 9 27, 128, 3 2 6 2 8, तो -0.1 के आसपास भी कह सकते हैं हम इसको, तो यही क्लोजेस्ट आंसर जा रहा है हमारा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, नेगेटिव आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 298 केल्विन अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस एंड hx माइनस। ठीक है, आपके पास एक बफर है जिसमें x माइनस और hx माइनस का कंसंट्रेशन बराबर है, के भी आपको दिया गया है 10⁻⁻10, तो ठीक है। pH आपको बताना है, के भी दिया हो तो आप पहले ऐसे करें, आप इसका बफर बेसिक बफर हो जाएगा POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है तो ये तो कट जाएगा log 1 0, तो POH PKB के बराबर हो जाएगा। PKB क्या होता है माइनस log KB, KB का वैल्यू कितना है 10⁻⁻10, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो POH का वैल्यू 10 आ जाएगा, बट अपने को तो pH चाहिए तो pH 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे नंबरिंग करनी होगी, तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो आपका पहला जो सबस्टिट्यूएंट आ रहा है थर्ड पोजीशन पर आ रहा है 4 5, तो पहला सेट आपके पास 3,5 बनेगा। अगर आप यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी आपका 3 5 का सेट बन रहा है, बट अगर इक्वलिंग सेट बनता है तो लोवेस्ट नंबर उसको दिया जाता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, तो यहाँ से आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर इथाइल है आपका, 5 पर मिथाइल है, तो 3 इथाइल यहाँ पर है और 5 मिथाइल हेप्टेन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टू रिएक्शन गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। फाउल स्मेल है जो भी कंपाउंड यहाँ पे Z बनने वाला है, तो C2H5Cl में H डाला गया तो Z बनता है। इस रिएक्शन को तो आप जानते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो क्या होगा CO गायब हो जाएगा, CO गायब होगा तो क्या बनेगा C2H5NH2 अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स। उसके बाद अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। कार्बाइल अमीन में क्या होता है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट होता है जिससे फाउल स्मेल आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NC, आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो NC बनने वाला है यहाँ पे NC कहाँ पर है, यहाँ है NC और यहाँ पर है NC। तो आपसे पूछा गया है X क्या होगा, X यहाँ पर X बताना है आपको, Z तो पता लग गया NC है। आप जानते हैं कि हेलोल्केन में अगर आप क्या डालेंगे AgCN डालेंगे तो यहाँ पर NC अटैक होता है क्योंकि C कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पर आपका AgCN हो जाएगा X हो जाएगा आपका AgCN, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो आपको पता है ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि आपके पास एसीटोन है और आपके पास क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है।
तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन क्यों आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं, ये तो तब होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती। रिपल्सिव फोर्सेस नहीं। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड नो, यहाँ पर जो रिजल्टिंग फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट में आपको बताना है कि आपको मोलैलिटी 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 0.556। तो ये तो आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, गिवन मास आपको कितना दिया गया है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। गिवन मास इज 2.5, मोलर मास इज 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 75, ऊपर आपके पास 1000 है। तो इसको भी हटा लें तो 0 आ जाएगा आपके पास, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ कट जाएंगी, 25 से ये कट जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास, 2 3 6, 2 5 10, तो यू आर हैविंग 5/9। 5/9 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.50, 9 5 45, फिर से 5, तो यस दिस इज करेक्ट, 0.556 आ रहा है। सेम आपको यहाँ पे मोलैरिटी बताना है, आपको दिया गया है 5 ग्राम NaOH, तो लगा दे फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 450, तो ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये आपका 0 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 5 1 जा 9 जा 2 जा 5 जा 18, 5/18 डिवाइड कर लें इसको तो यू विल गेट पॉइंट, ये 0 हो गया आपके पास, तो 3 पर तो बड़ा हो गया लगभग 2 के आसपास, हाँ तो 0.2 समथिंग, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद आपको बताना है एक्वेटिक स्पीशी आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, यस, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, नो ये बात गलत है, प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ता है। नेक्स्ट, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ A and B, the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, the mole fraction of B will be, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B का फॉर्मूला होना चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, तो ये बात भी आपकी गलत है। तो आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं, तो करेक्ट कौन कौन है आपके पास, A B and C करेक्ट है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। पहला है ECl3 E बोरोन है और एल्यूमिनियम है, इज अ मोनोमर व्हेन E इक्वल्स टू B, मतलब जब आप यहाँ पे बोरोन रखेंगे तो आपको BCl3 मिलने वाला है, और जब आप यहाँ पे एल्यूमिनियम रखेंगे तो आपको डाइमर मिलने वाला है, दैट इज Al2Cl6। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है, जो AlCl3 है वो डायमराइज हो जाता है अपना ऑपरेट कंप्लीट करने के लिए, BCl3 नहीं कर पाता। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, तो यस सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है, देन कम होती जाती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कम होती जाती है, ये बात भी सही है। हमको इनकरेक्ट बताना है, ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन, तो ये बात गलत है। ऑक्सीजन की बात करें तो इस पे -2 भी होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड, -1 भी होता है इन टर्म्स ऑफ परऑक्साइड, -1/2 भी होता है इन टर्म्स ऑफ सुपर ऑक्साइड्स, और 0 भी होता है इन O2, तो ये बात गलत है। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड, ये बात भी सही है, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको फॉर्मल चार्ज बताना है, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर आपके पास +1 होगा, यहाँ पर आपके पास -1 होगा। तो फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत इजी होता है, आप इसको यहाँ बीच में से कट कर लें, तो फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस यहाँ पर कंबाइंड में कितने हैं, 1 2 3 4, कटने के बाद यहाँ कितने बचेंगे, 2 4 थे टोटल, कटने के बाद 2 ही रहेंगे, टोटल इसके पास 6 ही हैं, तो 6 - 6 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। सेम इस ऑक्सीजन का यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी, तो इसको यहाँ से काट ले और यहाँ से काट ले, तो 6 तो फ्री स्टेट में होते हैं, यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इस पे आ गया +1। उसके बाद यहाँ से काटा तो इस पे देख लो,
1 2 3 4 5 6 7, तो 6 माइनस 7 कितना आ गया, -1। तो क्या बचा, जीरो। हमें बताना है 2 1 3, 2 पे कितना है देखो, 2 पे है 0, 1 पे है +1, 3 पर है -1, 0 +1 -1, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट अ सर्टेन टेम्परेचर T Kelvin ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ सर्टेन टेम्परेचर T Kelvin ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास Q + W। हीट इज एब्जॉर्ब तो प्लस में लिया जाएगा 500, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस में लिया जाएगा, तो आंसर विल बी 300 जूल्स। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A + B गिव राइज टू 2D, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -10 किलो जूल, डेल्टा एस इज -44 जूल। इस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपने। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको यहाँ पर एक तो डेल्टा G नॉट बताना है और ये बताना है कि उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप जानते हैं डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H नॉट - T डेल्टा S नॉट। अब डेल्टा H नॉट हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो डेल्टा H नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U नॉट + डेल्टा NGRT। तो डेल्टा U कितना दिया गया आपको, -10 किलो जूल है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो जूल में हो जाएगा। डेल्टा NG निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 3 दैट इज -1। R का वैल्यू 8.31 है, 8.31। टेम्परेचर कितना लिया गया है, 298। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस का 10,000 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो अगर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में कर लें तो हम 8.3 को 25/3 ले लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं रफली, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2500। तो लगभग आपके पास आ गया 12,500। यहाँ डाल दें -12,500 माइनस टेम्परेचर इज 298, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू है -44। तो -12,500 माइनस माइनस प्लस, इसको 300 ही मान लो, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 300 या 0 आ गया। तो ये पॉजिटिव में आएगा, जो भी आएगा माइनस कर ले अगर लगभग करना चाहे हम, तो 13,200, 12,500, 0 0, 12 में से 5 गए 7 किलो जूल में बात हो रही है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो लगभग नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव 0.7। अब मैंने तो अप्रोक्सीमेशन में किया है, तो बाकी अगर एग्जैक्ट लेके करेंगे तो वो आपको करके देखना होगा, बट ये पता है कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा G नॉट अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमारा जो आंसर है वो 0.7 के क्लोज आ रहा है, बट वैसे हमने वैल्यू बढ़ाई थी इसलिए हमारा आंसर कम आ रहा है। तो अगर एग्जैक्ट लेके चलेंगे तो थोड़ा कम आना चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू से देख लेना आप आंसर क्या आ रहा है इसका, तो मे बी इसका आंसर 4th होगा, क्योंकि हमने वैल्यूज को बढ़ाया था। कम लेंगे तो वैल्यू ज्यादा ही आनी चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन्स। नाइट्राइल्स को प्राइमरी अमीन बनाना है, तो नाइट्राइल्स की बात करें, नाइट्राइल से हमें बनाना है प्राइमरी अमीन। तो आप जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फेमस है, मेंडियस रिएक्शन। हाँ, टिन HCl की बात करें तो ये साइनाइड्स को नहीं करता, ये नाइट्रो को करता है, नाइट्रो से अमीन बनाता है ये। हाइड्रोजन तो हर किसी को कर देता है। सोडियम अमलगम और इथेनॉल भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा,
ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हेलोल्केन हेलोरिन से पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, तो ये आपका रिएजेंट नहीं है। तो आंसर आर ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट का मतलब होता है जिनके पास दिखाने के दो डोनर एटम होते हैं बट वो डोनेट सिर्फ एक से कर पाते हैं। तो ऑक्सिलेट की बात करें तो ये तो बाइडेंटेट है। इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट की बात करें तो यहाँ पर 6 आ जाते हैं। हाँ ये देखिए थायोसाइनेट, तो ये हो जाएगा आपके पास HCl नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर ये डोनेट करता है तो ये नहीं कर पाता, ये डोनेट करता है तो ये नहीं कर पाता, तो यही एम्बिडेंटेट लाइगेंड है। नेक्स्ट, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट, पावर दे रखा है आपको, कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट। तो आप इसका 8% निकाल दे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको इफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। तो ऐसा करें, आपको पहले एनर्जी निकाल लेनी है। तो 150 का कितना परसेंट एनर्जी दे रहा है वो, 8%। तो 15 8 120 यानी कि 12 जूल आ जाएगा आपके पास। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NH न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी दी गई है आपको, 4.42, इसे डिवाइड कर लेंगे इसको। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल रहे हैं हम, तो 12 जूल आपके पास टोटल एनर्जी है। एक फोटोन की एनर्जी है 4.42 इंटू 10⁻⁻⁻19, 4.42 इंटू 10⁻⁻19। तो सॉल्व कर ले इसको। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको लगभग ये हट जाएगा आपके पास, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1200। तो 12, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा यहाँ पर आपको 600 को 2 to 1 से। 3 पर तो बड़ा हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। 10⁻⁻19 है तो ऊपर चला गया, 10⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 1 2 44। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गया 5, 5 में 4 गया 1, पॉइंट का क्या लग गया 0। 9 पर बड़ा हो जाएगा 6 7, 7 पे देख सकते हैं। तो 2.7 इंटू 10⁻19 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन में है कुछ, 2.7 इंटू 10⁻19, यस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म p⁻p⁻ मल्टीपल बॉन्ड इटसेल्फ। यस, नाइट्रोजन p⁻p⁻ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है, ये भी नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर एक साइड वाइज ओवरलैप होता है और यहाँ पर एक साइड वाइज ओवरलैप होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फोस्फोरस आर्सेनिक कैन फॉर्म d⁻d⁻ बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके पास भी ट्रांजिशन मेटल है तो उनके पास तो d ऑर्बिटल होगा ही होगा, इनके पास भी d ऑर्बिटल होता है, तो दे कैन फॉर्म d⁻d⁻ बॉन्ड। नाइट्रोजन कैन फॉर्म d⁻p⁻ बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये d⁻p⁻ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। और आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम, बेरिलियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। तो आप अरेंज कर ले, मेटालिक कैरेक्टर देखना है आपको। सोडियम की बात हो रही है, बेरिलियम की बात हो रही है, फोस्फोरस तो कहीं आगे चला गया, सिलिकॉन पहले आ जाएगा, फोस्फोरस बाद में आएगा, मैग्नीशियम इसके नीचे आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, और जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सोडियम का। सबसे ज्यादा सोडियम का होने वाला है, तो यानी कि ये 3 में से कोई आंसर होगा। उसके बाद सोडियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, तो मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, फिर फोस्फोरस। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a qualitative analysis Bi3+ is detected by appearance of precipitate of
BiOOH solid. Calculate pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. तो आपको यहाँ पे K दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा करें, आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे pH कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा करें, ये आपका कोई सॉलिड था जिसने BiO प्लस और OH माइनस बनाया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए कि अगर ये S बना होगा तो ये भी कितना बना होगा, S बना होगा, और ये कितना बचा होगा आपके पास 1 माइनस S। तो क्या बचा आपके पास, K इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ BiO प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन, सॉलिड का तो नहीं लेते, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होता है तो ये तो नहीं लिया जाएगा। तो K आपका आ गया स्क्वायर के बराबर। तो K का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 इंटू 10 पावर माइनस 10। S सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये आपके पास OH की कंसेंट्रेशन आ चुकी है। तो ऐसा करें, आप पहले POH निकाल लें, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो माइनस लॉग m प्लस n, लॉग 2 का वैल्यू 0.3 तो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 4.7। ये POH आ गया, अपने को pH चाहिए, तो 14 में से माइनस कर दें 4.7 को, तो 10 में से 7 गए 3 और 13 4 9, 9.3 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। C2H4 आप जानते हैं, ये हो जाएगा आपके पास C2H4। कितने सिग्मा इसमें, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा इन 1 पाई, 5 सिग्मा इन 1 पाई यहाँ पर आ जाएगा। C2H2 को भी जानते ही हैं आप, ऐसा होता है C2H2। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा इन 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, ये यहाँ मैच हो जाएगा। CH4 में चारों ही सिग्मा होते हैं, NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है और 3 सिग्मा होते हैं। तो क्या ऑप्शन बेस्ट हो रहा है आपके पास, A जा रहा है किसके साथ, 4 के साथ, B जा रहा है 1 के साथ, A4 यहाँ पर है, B1 यहाँ पे, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द सर्टेन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। Kp Kc के बराबर तब नहीं होता जब आपका डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0। तो देख ले डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0 कहां पर है, तो यहाँ पर डेल्टा Ng निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका डेल्टा Ng 0 आने वाला है, तो यहाँ पे Kp Kc के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पर देखें अगर आप, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहाँ पे भी डेल्टा Ng 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर भी डेल्टा Ng 0, तो ये भी नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना डेल्टा Ng, 2 माइनस 4, तो -2 आ रहा है, तो यहाँ पे Kp नॉट इक्वल टू Kc आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस X एंड Z रेस्पेक्टिवली आर, आपको दिया गया है प्रोपेनॉल और इसका रिएक्शन हो रहा है PCl5 के साथ। तो आपके पास, तो आपको पता है कि Rx जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो एक RCl बनता है, साथ में निकलता है POCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर जो X बन रहा है वो तो POCl3 है, तो POCl3 है, मतलब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब आपने इसमें डाल दिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें HBr डाल रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये बन जाएगा आपके पास। तो आपको ये बताना है Br, सॉरी, तो Br यहाँ पर आप गया, यहाँ तो फोर्थ आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, आपको क्या दिया गया, ये इथेन, इसमें आप Cl2 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा।
उसके बाद ये तो सब जानते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं पानी के साथ और क्या बना देते हैं, एल्कोहल बना देते हैं। तो 2 कार्बन है आपके पास, तो यू विल गेट इथेनॉल। 1 डिग्री है, इथेनॉल बना कर देगा आपको। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, 1 decimeter cube of carbon dioxide gas is passed over hot coke. The volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 decimeter cube. The composition of the gaseous mixture at STP. तो CO2 का रिएक्शन हुआ है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे बन रहा है CO। बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो आपको पता है इसका 1 डेसीमीटर क्यूब है आपके पास, तो इनिशियली ये 0 होगा। तो यहाँ से अगर x खर्च हुआ तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2x। ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम होगी। टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगी आपकी, 1 माइनस एक्स प्लस 2x किसके बराबर हो गई, ये क्वेश्चन में दिया गया आपको। कंप्लीट रिएक्शन जब हुआ है तो आपके पास टोटल वॉल्यूम 1.4 हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास x बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.4। x का वैल्यू 0.4 है, तो ये बचेगा कितना, 0.6, और ये कितना हो जाएगा 0.8। यानी कि CO2 कितना है आपके पास 0.6 और CO कितना है 0.8। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो ये था हमारे पास सारा केमिस्ट्री का सेक्शन। पेपर इस बार का बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।